बनाने की कवायद में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और यूपी के पूर्वांचल की प्रभारी प्रियंका गांधी उस वक्त हैरत में पड़ गई जब उन्होंने ताबड़तोड़ मीटिंग की पदाधिकारियों के साथ और उनसे पूछा कि आपके इलाके में बूथ संख्या कितनी है और साथ ही आपके क्षेत्र में मतदान केंद्र कितने हैं, लेकिन एक भी पदाधिकारी सटीक जवाब नहीं दे पाया और प्रियंका गांधी उसी वक्त नब्ज पकड़ने में कामयाब हो गई कि आखिर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में वेंटिलेटर की स्थिति में क्यों है। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। प्रियंका गांधी जयपुर से वापस लौटी कल दोपहर 1 बजे और इसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ मीटिंग की। आज सुबह 5:30 बजे उनकी मीटिंग खत्म हुई है। लगभग 12 से 15 घंटे उन्होंने मीटिंग की है और कहा जा रहा है 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठी प्रियंका गांधी। जाहिर सी बात है एक्शन मोड में उन्हें आना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के लिए कुछ बेहतर करना है तो अपनी नींदें तो हराम करनी पड़ेगी। उनके पास समय भी कम है, क्योंकि वो लगभग 2 से 3 दिन लखनऊ में रहेंगी, उसके बाद वो सीधे दिल्ली की तरफ रुख करेंगी। तो ऐसे में उन्हें सभी जिलों को कवर करना है, क्योंकि 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की, तो आसान तो नहीं है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि उन्होंने बीते कल लगभग 11 से 12 लोकसभा सीटों का मुआयना किया, वहाँ के पदाधिकारियों से मुलाकात की और आज वो कम से कम फिर से 11 से 12 सीटों का मुआयना करेंगी, उनसे मुलाकात करेंगी, पूछेंगी, हर चीज़ की जानकारी जुटाएंगी, बारीकी से पूछेंगी कि क्या क्या किया है। तो ऐसे में NDT में एक खबर पब्लिश हुई है प्रियंका गांधी को लेकर, वो मैं पढ़ रही थी बहुत ध्यान से और मुझे पढ़कर भी हैरानी हुई कि कांग्रेस की स्थिति आखिर उत्तर प्रदेश में क्यों इतनी दुर्गति में है। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस अभी तक वहां पर बेहतरीन प्रदर्शन ना तो विधानसभा में कर पाई है और ना ही लोकसभा चुनाव में। कुछ सोचिए, 60 साल शासन करने वाली कांग्रेस की स्थिति ऐसी भी होगी, कोई सोच सकता है? ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि वक्त है ये, और वक्त कभी भी किसी का बदल सकता है। और राजनीति हो या फिर आम जिंदगी हो, वक्त कभी भी किसी को अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर ले जा सकता है। किसी को पता था बीजेपी जो एक वक्त सिर्फ 1 सीट जीती थी, साल 1980 का वो दौर, और आज बीजेपी कम से कम लगभग बहुत से राज्यों में है भगवा लहरा रही है। किसी को पता था कि साल 2014 में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी? किसी को पता था उत्तर प्रदेश में सपा बसपा को बहुत एक खराब स्थिति में समेटकर बीजेपी उत्तर प्रदेश में शासन करने में कामयाब हो जाएगी? किसी को पता था कि गोरखपुर से 5 बार सांसद रह चुके योगी आदित्यनाथ कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? किसी को नहीं पता था। लेकिन वक्त बदला, अंदाज बदला और सियासत बदली कि आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी का राज चल रहा है। सपा बसपा भी एक कोने में सिमटी हुई है और देखिए आज ये आगाज है कि 25 साल बाद, लगभग 25 साल बाद मायावती ने जो कमिटमेंट किया था साल 1995 में कि कभी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आऊंगी, क्योंकि उनके दिल में गेस्ट हाउस कांड भरा है। लेकिन देखिए आज मुलायम सिंह जो कि उस कांड के कर्ता धर्ता थे, उन्हीं के बेटे के साथ वो गठबंधन का हिस्सा बनी है। इसे कहते हैं राजनीति कि कभी उटर्न ले ले किसी को पता नहीं चलता है। इसे कहते हैं वक्त, किसी को पता नहीं होता है कि आपने क्या कहा और आपको क्या करना पड़ जाए। मायावती भी शायद अकेले में यही सोचती होंगी कि मैंने उस वक्त क्या कहा था और इस वक्त मैं क्या कर रही हूँ। हालांकि मायावती को बहुत अच्छे से राजनीति आती है। कहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे मुलायम सिंह का नाम नहीं लेती है, लेकिन कहती है कि वो दिन और वो दौर मेरे जहन से निकला नहीं है। लेकिन उसके कर्ता धर्ता अखिलेश यादव नहीं थे, अखिलेश यादव की गलती नहीं थी, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के साथ आ गई। क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि राजनीति में वक्त बहुत काम करता है और जिंदगी में भी वक्त बहुत अपने तरीके से काम करता है, और वक्त कभी भी किसी को शून्य से शिखर और शिखर से शून्य पर भी ले आता है। तो कुछ यही स्थिति कांग्रेस की चल रही है। 60 साल शासन करने वाली देश की सत्ता पर आज कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर सिमटी हुई है। 2 ही सांसद है, रायबरेली और अमेठी, वो परंपरागत सीट चलती आ रही है। उसके अलावा कांग्रेस कहाँ है अतः पता नहीं है। विधानसभा में 7 विधायक बनाया, खाली सपा के साथ गठबंधन किया 2017 में, सपा को भी ले डूबी कांग्रेस खुद, तभी तो अखिलेश यादव ने उन्हें अपने गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया। सोचिए क्या स्थिति है। और शायद कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद अब राहुल गांधी को समझ में आ रहा है कि प्रियंका गांधी ही अब कांग्रेस की स्थिति को बेहतर कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास भी प्रियंका गांधी के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस में हैं तो बहुत सरीखे चेहरे, क्या प्रियंका गांधी के अलावा और महिलाएं नहीं हैं और कांग्रेस में नहीं है? क्या कांग्रेस के लिए और कोई महिला अच्छा नहीं कर सकती? कर सकती हैं, लेकिन प्रियंका गांधी का जो फैक्टर है वो कांग्रेस के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, इसलिए प्रियंका गांधी को लेकर आया गया। और प्रियंका गांधी भी अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से समझ रही हैं। उन्हें पता है कि बीजेपी का मुकाबला करना आसान नहीं है। उन्हें ये भी पता है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना भी उतना आसान नहीं है। उन्हें ये भी पता है कि क्षेत्रीय पार्टियों से भी उनके किस अंदाज में निपटना है, अभी उनको सीखना है, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं अभी संगठन को समझ रही हूँ, मुझे ये सीखना है कि काम कैसे करना है और बेहतर तरीके से। और ऐसे में जब उन्होंने पदाधिकारियों से मुलाकात की तो वो दंग रह गई, क्योंकि जब उन्होंने
एक शख्स से पूछा, जब उनसे मिलने आए तो उन्होंने पूछा प्रियंका गांधी ने कि आपकी बूथ संख्या क्या है। तो ये सवाल मिलने वाले पदाधिकारी से पूर्वी यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूछा तो वो बगले झांकने लगे और काफ़ी देर तक इधर उधर सोचने के बाद उन्होंने जवाब दिया, याद नहीं। और जैसे ही जवाब आया तो प्रियंका ने अगला सवाल किया कि पिछला कार्यक्रम क्या था। कार्यक्रम का नाम बताया तो उन्होंने कहा इसकी, उन्होंने डिटेल मांगी और डिटेल देखते ही उन्होंने कहा ये तो 1 साल पहले का कार्यक्रम था, इसके बाद क्या किया। पदाधिकारी ने कहा दिल्ली से इतने ही कार्यक्रम आते हैं। तो प्रियंका ने कहा आपने अपने मन से कोई कुछ क्यों नहीं किया। यानी कि प्रियंका आप क्लास ले रही हैं पदाधिकारियों की। लेकिन हाँ, प्रियंका की एक कार्यशैली की बहुत तारीफ की जा रही है, क्योंकि प्रियंका एक बॉस की तरह नहीं, एक पारिवारिक सदस्य की तरह अपने पदाधिकारियों, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं। और जो भी मुलाकात करके बाहर निकले, जिन्होंने मीडिया को बाइट दी, उन्होंने कहा कि उन्हें लगा ही नहीं कि वो गांधी खानदान की बेटी से बात कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं लगा कि वो कांग्रेस महासचिव से बात कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं लगा कि वो प्रियंका गांधी से बात कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगा कि उनके सामने एक महिला बैठी हैं जो उन्हीं में से एक है, और वो बहुत सहज तरीके से उनसे बात कर रही थी और वो उनको सहज तरीके से जवाब दे रहे थे। अब जिस तरह से प्रियंका जो है संगठन स्तर पे कांग्रेस स्थिति को समझने की कोशिश कर रही हैं, उनको अब धीरे धीरे नब्ज समझ में आ रही है कि आखिर कांग्रेस इतनी बुरी स्थिति में उत्तर प्रदेश में है क्यों, और बाकी दल इतना आगे क्यों निकल रहे हैं। जाहिर सी बात है, मैंने हर बार कहा है कि किसी भी पार्टी का आगे बढ़ना उसके संगठन स्तर, उसके बूथ स्तर पे मजबूती को दर्शाता है। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अच्छा कमाल किया 2017 में और 2014 में देश में कमाल किया, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी कार्यकर्ताओं की मेहनत, बूथ स्तर पर बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन और उसका संगठन स्तर बहुत मजबूत होना। यही वजह थी कि बीजेपी को कोई भी हरा नहीं पाया। प्रचंड बहुमत से सरकार बना ले गई 2014 में बीजेपी। तो अब वही हालात, वही चीज़ें नजर आएंगी, लेकिन इस बार शायद बीजेपी के लिए उतनी आसान नहीं है डगर, ना तो उत्तर प्रदेश में और ना ही देश में। अब ऐसे में जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं, उसमें प्रियंका गांधी ने वरिष्ठ पदाधिकारियों से बूथ संख्या और क्षेत्र में मतदान केंद्रों की गिनती नहीं बताने पर डांट नहीं लगाई, ना ही फटकार लगाई। बस उन्हें ये कहा कि आप जानकारी जुटाइए और क्या बेहतर हो सकता है वो करके दिखाइए। इसके अलावा प्रियंका ने अपने नेताओं की परीक्षा लेने के साथ उन्हें एकजुट होकर चुनाव लड़ने और कांग्रेस की नीतियों के प्रचार का मंत्र दिया है। और प्रमुख लोकसभा सीटों पे जो प्रमुख नेता हैं कांग्रेस के, उनसे प्रियंका ने उनके मन की बात सुनने के साथ ही कुछ सवाल भी पूछे और बूथ संख्या को जानने के बाद स्थानीय समस्याएं और जातीय समीकरणों के साथ पिछले चुनाव में कांग्रेस की स्थिति के बारे में भी पूछताछ की। और लखनऊ के एक बड़े नेता जब अपने बूथ स्तर के बारे में ठीक से जानकारी नहीं दे पाए, तो प्रियंका ने कहा पहले होमवर्क करके आइए और फिर बात करिए मुझसे। और बैठक की शुरुआत उन्होंने नमस्कार और हालचाल लेने से की और बहुत ही आसान और बहुत ही सहज भाव में प्रियंका गांधी ने बात की कार्यकर्ताओं से। और ऐसा लगा ही नहीं कि वो कोई नेता है, ऐसा लगा कि वो अपने जो पदाधिकारी, उन्होंने कहा कि ऐसा लगा कि वो अपने घर के किसी सदस्य से बात कर रहे हैं। और ऐसे में उन्होंने उन्नाव के नेताओं से जो मुलाकात की है, उन्होंने ये कहा है कांग्रेस शासन में जो फैक्ट्री लगी है उनका क्या हाल है। उन्नाव के एक नेता खुद, जहां पर वो क्षेत्रीय नेता अपने ही क्षेत्र की बूथ स्तर की जानकारी नहीं दे पा रहे हैं सोचिए जरा। और इस तरह से प्रियंका जो है वो पूछ रही थी कि आखिर आपके क्षेत्र में बूथ स्तर कितने हैं, बूथ स्तर पे काम कितना चल रहा है, मतदान केंद्र कितने हैं, बूथ स्तर कितना मजबूत है, संगठन स्तर कितना मजबूत है, आप क्या क्या कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, आप जनता तक बात पहुंचाने के लिए कांग्रेस के लिए क्या क्या कर रहे हैं। और शायद उन्हें निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि वहाँ पर जो उन्हें सुनने को मिला वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक था। और ऐसे में ये कहा गया है अब पदाधिकारियों से कि जब उनसे कहा गया कि 500 जो है कमेटी है, उन्होंने कहा कि महामंत्री कितने हैं, तो उनसे कहा गया 500 हैं। तो प्रियंका गांधी ने ये कहा इतनी तादाद तो यूएन में भी नहीं होती, तो कांग्रेस में क्यों है। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि रायबरेली और अमेठी में कमेटी छोटी करने की बात कही है और मुलाकात करने वालों से सभी लोगों से फॉर्म भराया है और प्रियंका गांधी ने फॉर्म जमा कराए हैं। और नाम पता के अलावा पूछा गया कि वो ट्विटर यानी सोशल मीडिया पर सक्रिय है या नहीं है। और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने यह भी कहा है कि लोकसभा क्षेत्र की मीटिंग करने के बाद जो भी यहाँ आता है वो खुद को प्रदेश महामंत्री बताता है।
तब उन्होंने ये सवाल किया कि आखिर महामंत्री कितने हैं कांग्रेस में, तो लोगों ने कहा 500। तब उन्होंने कहा कि इसको छोटा किया जाए और रायबरेली और अमेठी पे भी उन्होंने फोकस किया कि इस यहाँ पर जितने भी लोग हैं, इस यहाँ पे जो कमेटियाँ काम कर रही हैं उनको छोटा किया जाए, उनको बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अब प्रियंका गांधी को पता है कि कांग्रेस की जो ज़मीनी हकीकत है वो बहुत बुरी है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पे जब काम हो नहीं रहा है तो बड़े नेता कहाँ तक वॉच करेंगे, बड़े नेता कहाँ तक देखेंगे। और शायद प्रियंका गांधी पहले से थोड़ा सा होमवर्क करके आई थी पदाधिकारियों से मुलाकात करने के लिए, ताकि उनको अगर कोई बात ना पता हो या उनको कोई किसी तरह से कोई दावपेच में फंसाने की कोशिश करे तो वो उस बात को समझ सकें। क्योंकि हर जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है महामंत्री या प्रदेश महामंत्री या नेता या कार्यकर्ता, वो इस बार यही चाहेगा कि प्रियंका गांधी के सामने अपने नंबर बढ़ाए। लेकिन प्रियंका गांधी को भी अपना होमवर्क दुरुस्त करने की जरूरत थी, उन्होंने किया, तभी वो शायद इतना पता कर पाए कि आखिर क्या स्थिति चल रही है बूथ स्तर पर और मतदान केंद्र पर, संगठन स्तर पर। और खुद प्रियंका गांधी ने ये बोला है कि वो बहुत कुछ सीख रही हैं। और उन्होंने ये भी बोला है, जब उन्होंने मीटिंग करके बाहर निकली, उन्होंने ये कहा कि मेरा मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से नहीं है, राहुल गांधी का मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है और मैं कोई चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं अभी सिर्फ संगठन स्तर पर काम करना सीख रही हूँ, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ देख रही हूँ कि काम कैसे करना है। यानी सिर्फ अभी अपने आप को लर्निंग प्रोसेस में बता रही हैं प्रियंका गांधी। फिलहाल जिस तरह से प्रियंका गांधी एक्शन मोड में नजर आई हैं, उससे साफ साफ साबित हो रहा है कि प्रियंका गांधी अब कुछ ना कुछ ऐसा करने वाली हैं जिससे कांग्रेस की स्थिति पहले से तो बेहतर हो सकती है। यानी कि बहुत बेहतर तो नहीं होगी, लेकिन कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो कुछ ना होने से बेहतर है कुछ तो हो। तो शायद वो प्रियंका उस रणनीति पर काम कर रही है। इसके अलावा मैं आपको अहम जानकारी दे दूं कि उन्होंने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा से जो ईडी की पूछताछ चल रही इस पर कहा कि ये सब चलता रहेगा और मैं अपना काम करती रहूंगी। यानी कि वो चाहे उनके सामने जितनी भी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटने वाली हैं। और आप खुद सोचिए, रोड शो करने के बाद लखनऊ पहुंची, रोड शो के दौरान वो लखनऊ पहुंची, लखनऊ में रही और रातों रात वो जयपुर के लिए रवाना हो गई, क्योंकि उन्हें अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के पास पहुंचना था। वहाँ पे ईडी से जब पूछताछ हुई उसके बाद वो दोपहर 1 बजे लखनऊ वापस आ गई। यानी उन्हें पता है कि उन्हें किस तरह से कांग्रेस के लिए काम करना है और ऐसे में सियासत और व्यक्तिगत जिंदगी का तालमेल बहुत अच्छे तरीके से बना कर रख रही हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आज फिर से मीटिंग है उनकी और आज जिन लोकसभा सीटों के कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात होगी उसमें वो अवध क्षेत्र रहेगा अहम। और जो सीटें हैं, कैसरगंज है, श्रावस्ती है, गोंडा है, डुमरियागंज है, बस्ती है, संत कबीर नगर है, महाराजगंज है, गोरखपुर है, देवरिया है, बांसगांव है, लालगंज है, आजमगढ़ की लोकसभा सीटें शामिल हैं, जिनको लेकर आज प्रियंका गांधी मीटिंग करेंगी। और कल भी कुछ अहम सीटों को लेकर मुलाकात हुई है, जिसमें फूलपुर की सीट है और उन्नाव की सीट है, लखनऊ की सीट है। बहुत सी अहम सीटों को लेकर कल मुलाकात हुई है उनकी पदाधिकारियों से। और आज इन सीटों का, इनके अलावा और भी सीटें हैं जिन पर कम से कम 12 सीटों का जिक्र किया जा रहा है कि 12 से 13 सीटों पर आज मुलाकात कर सकती हैं प्रियंका गांधी और उस पर रणनीति बना सकती हैं। यानी कि अभी सिर्फ प्रोसेस स्टार्ट किया है उन्होंने, ABCD ऐसे वो लर्निंग प्रोसेस में है। अभी उन्होंने एक स्टेप अभी काम किया है और धीरे धीरे फिर वो आगे बढ़ेंगे कि आखिर उन्हें किस तरह से काम करना है। यानी कि उन्होंने जो एक घर बनता है तो उसकी नींव को मजबूत किया जाता है, तो वो नींव मजबूत करने पे ज़्यादा फोकस कर रही है। अगर नींव मजबूत हो गई तो कांग्रेस अपने आप बेहतर स्थिति में आ सकती है उत्तर प्रदेश में। तो दर्शकों, आज खास प्रोग्राम में बस इतना ही। होगी फिर एक अहम मुद्दे के साथ मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।